मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये कॉन्सेप्ट सारे आपने रिवाइज किए हुए हैं। लिस्ट 1 में जो ए नंबर पे है ये हेसेस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, तो हेसेस लॉ जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड जो है ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर, तो जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस हैं वो तमाम हीट इवॉल्व करते हैं और वो एक्सोथर्मिक है। वर्क एक ऐसा फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड करता है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। बाकी जो हमारे पास डेल ई है ये स्टेट फंक्शन है, इसी तरीके से डेल एच स्टेट फंक्शन है, इसी तरीके से इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है जो स्टेट्स पे डिपेंड करती है, जबकि वर्क डन जो है ये हमारे पास पाथ फंक्शन है। ये जिस भी पाथ से आप इसे फॉलो करवाएंगे तो वर्क डन सेम होगा। उसके बाद लास्ट पे डिफरेंस बिटवीन टू इंटेग्रल हीट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हीट ऑफ डाइल्यूशन होती है हमारे पास। तो इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हैं, यानी फर्स्ट का डी, तो ए का डी, ए का 4, बी का 3, B3, तो ये हमारे पास C1 और D2, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ, कंडीशन आपको दी गई है कि कोई रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियसली अकर होगा। आपके पास 4 कंडीशन हैं। सबसे पहले देखें फार्मूला, गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये इक्वल होती है इंथैल्पी चेंज माइनस टी इनटू डेल एस। किसी भी रिएक्शन के लिए जो स्पॉन्टेनियस हो फ्री एनर्जी शुड लेस देन 0, और अगर फ्री एनर्जी 0 से कम होनी चाहिए तो हम इसको इसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। और फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है? फ्री एनर्जी होती है इस पूरी इक्वेशन के इक्वल। अब हम चूंकि लेस देन 0 है तो डेल जी की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करें, तो डेल एच माइनस टी डेल एस शुड बी लेस देन 0। अब अगर डेल एच को मैं उस साइड पे लेके जाना चाहूँ तो माइनस टी डेल एस शुड बी लेस देन माइनस डेल एच। अब इशू ये है कि यहाँ पे अगर हम माइनस को जैसे ही ख़त्म करते हैं तो मैथ का एक रूल है कि आप इन इक्वालिटी में माइनस को ख़त्म करेंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बनेगी। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस इक्वेशन को आप डील कर रहे हैं उसके अंदर टी डेल एस जो है वो ग्रेटर है डेल एच से। यानी इस इक्वेशन में मैं दोबारा लिखता हूँ, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इस इक्वेशन के अंदर ये वाली जो टर्म है ये ग्रेटर है इससे। अगर ये टर्म ग्रेटर है इससे तो फिर हमने देखना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले तो देखें कि ये वाली कंडीशन किस में दी गई है, या तो हमें दी गई है ए में या डी में। बी और सी तो हमारे स्किप हो गए चूंकि ये तो हमारे करेक्ट है ही नहीं, चूंकि सी में भी हमें इन इक्वल जो है वो उल्टा दिया गया। अब देखें ए और बी को कैसे एल्यूसिडेट करेंगे। अब पुट करें ए की जो वैल्यू है उसमें कहा गया डेल एच भी पॉजिटिव है डेल एस नेगेटिव है। जब डेल एच पॉजिटिव होगा ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। हमने पढ़ा है कि टी डेल एस ग्रेटर है किससे? डेल एच से। फर्ज करें ये 5 था, डेल एच 5 था और जो नेक्स्ट है हमारा वो 6 था। अगर तो डेल एच नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव लगाएं, तो इन दोनों को आप करें एड अप, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 11। अब 11 तो ग्रेटर देन 0 है, जबकि हमने पढ़ा हुआ है स्पॉन्टेनियस तब होगा जब लेस देन 0 होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। फिर तो ए भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं डी को। कंडीशन तो यही फॉलो हो रही है। अब वैल्यूज क्या हैं? बोथ डेल एच एंड डेल एस आर पॉजिटिव। पहले हमने कहा ये नेगेटिव है, अब दोनों जो है 5 माइनस, हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये ग्रेटर है क्वांटिटी, तो यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ 6 होगा और यहाँ कंडीशन के मुताबिक ये पॉजिटिव होगा। अब इनको ज़रा करें तो 5 प्लस माइनस माइनस 6, तो आंसर आएगा -1 जो कि है लेस देन 0। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो इट मीन्स कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फिर कौन सा होगा? उसकी कंडीशन जो है वो डी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है H2O लिक्विड में 1 बार एंड 373 पे, यहाँ भी 1 बार एंड 373, प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। वाटर लिक्विड से गैसियस फेज में शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम पे। जब इक्विलिब्रियम है इट मीन्स कि डेल जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी, ये तो 0 होगी। अब देखें जो गैस होती है उसमें मोलिक्यूल्स काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, जबकि जो लिक्विड है
लिक्विड के अंदर मोलिक्यूल्स गैस की निस्बत ज़्यादा करीब होते हैं, और सॉलिड में इट मीन्स मोलिक्यूल जो हैं ये एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। तो जो इंट्रोपी होती है डेल एस होती है, ये तो होती ही रैंडमनेस है कि जो चीज़ जितनी बेतरतीबी तरीके से होगी, बेतरतीबे तरीके से होगी, वो उतनी ज़्यादा उसकी इंट्रोपी होगी। जब हम लिक्विड से, ये ऑर्गेनाइज सॉलिड है, इससे जब लिक्विड में जाते हैं तो मोलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है और एक रैंडमनेस बढ़ती है जिससे इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करती है। जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो रैंडमनेस फर्दर इंक्रीज होती है और इंट्रोपी जो है वो फर्दर इंक्रीज करती है। तो जब हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं तो ये लिक्विड से किस में जा रहा है, गैसियस में, और लिक्विड से गैसियस में जा रहा है तो इंट्रोपी इंक्रीज करेगी और इंट्रोपी होगी पॉजिटिव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जिसमें डेल एच 0 होगी और इंट्रोपी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 रिएक्शन दिए गए हैं और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर जो नेट रिएक्शन है उसमें चेंज, एनर्जी चेंज कितना होगा किलो कैलोरीज पर मोल में। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो ये है और इसकी वैल्यू है -50 किलो कैलोरीज पर मोल, और सेकंड रिएक्शन ये है जिसकी वैल्यू है 100 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर आपने पढ़ा होगा और से, तो जो हेसेज लॉ था, हेसेज लॉ, उसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन 2 डिफरेंट वे से हो रहा है और कोई इंटरमीडिएट चीज़ बन रही है तो जो टोटल इंथैल्पी होगी वो उन दोनों को ऐड अप करने से आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे AO जो है ये एक इंटरमीडिएट है जो पहले हाफ O2 के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद फिर ये हाफ से अगेन रिएक्शन करके AO2 जो कि फाइनल प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट हमें हासिल होती है। तो अब यहाँ पे टोटल इंथैल्पी इक्वल होगी, दोनों को ऐडअप कर दें। तो पहले में है -50 किलो कैलोरीज और दूसरे में है 100 किलो कैलोरीज, तो दोनों को ऐडअप करें तो 50 किलो कैलोरी पर मोल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, चूंकि ये पॉजिटिव है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जिनोन का ऑक्साइड है और ये चेंज हो रहा है, उसकी लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर डिकम्पोजिशन हो रही है और जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज है 2.1 किलो कैलोरी, इंट्रोपी है 20 कैलोरीज पर केल्विन 300 K पे। अब देखें रिलेशन जो हमारे पास होता है, हमने फाइंड आउट करनी है डेल जी की वैल्यू, ये इक्वल होती है डेल एच माइनस टी डेल एस के। इंट्रोपी गिवन, चेंज गिवन है, टी भी गिवन है, लेकिन डेल एच गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा ये। तो इंथैल्पी का रिलेशन हमने पढ़ा था कि इंथैल्पी बराबर होती है इंटरनल एनर्जी माइनस पीवी। अगर चेंज को ना शो किया जाए तो पीवी के इक्वल होता है, जब चेंज को शो करते हैं तो डेल यू माइनस पी डेल वी, सॉरी इनको एडअप करने से होता है। पी ये जो इंथैल्पी होता है वे इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो अब पी डेल वी, जनरल गैस इक्वेशन ने क्या कहा था कि अगर जनरल गैस इक्वेशन में पी डेल हमारे पास वी जो है ये इक्वल होता था एन आर डेल टी, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एन आर डेल टी से। तो डेल एच हमारे पास होगा डेल यू प्लस एन आर डेल टी। अब यहाँ पे देखें, या इस डेल को शुरू में आप लिख सकते हैं, तो डेल यू कितना है, डेल यू यहाँ पे है हमारे पास 2.1 किलो कैलोरी, तो इसको लिख दें 2.1 किलो कैलोरी मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड अप करें इसमें। डेल एन कितना है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हुए हैं 2 से 1, तो 2 मल्टीप्लाई आर कितना है 0.0821 मल्टीप्लाई, उसके बाद टेम्परेचर चेंज कितना है 300 केल्विन, तो 300 यहाँ पे चूँकि केल्विन में है तो फिर इसको आप जूल की वैल्यू पुट करेंगे 3.14814, तो ये वाली वैल्यू पुट करें और इनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो 3.3 हमारे पास किलो कैलोरीज आएगा, 3.3 किलो कैलोरीज। अब ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है डेल एच की, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास फिर जो डेल जी है ये इक्वल होगी 3.3 के किलो कैलोरी, और उसके बाद माइनस, चूँकि ये 3.3 किलो कैलोरी है तो इसमें से, या इसको आप कैलोरीज में करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें। फिर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300 और इसके अंदर फिर हमारे पास जो है वो इंट्रोपी कितनी है वो 20। ये हमने क्यों किया है, इस वजह से किया है चूँकि इंट्रोपी जो है ये किलो कैल्विन में नहीं, केल्विन में है, सॉरी कैलोरीज में है, किलो कैलोरीज में नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा -2.7 किलो कैलोरी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा फिर
वो होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में द बोर्न हाइपर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड साल्ट, कॉमन लिक्विड साल्ट है सॉलिड फॉर्म में NaCl, उसके अंदर बताएं कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने उसकी जो एनर्जी डायग्राम है वो मेंशन की है। जब Na सॉलिड चेंज होता है Na गैसियस फॉर्म के अंदर, तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन आता है 108 किलो जूल, और जब यहाँ से चेंज होता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो इसकी है 496 किलो जूल है। इसी तरीके से जब Cl2 जो है इसकी एटोमाइजेशन होती है तो इसकी 122 किलो जूल है, और इसी तरीके से जब इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो 394 है। अब इन दोनों की कम्बिनेशन के बाद जो लेटेस्ट एनर्जी है वो है 788 किलो जूल। तो हम देख सकते हैं फिर इस इक्वेशन के अंदर लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम है, बाकी सबसे इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन फिर किसका होगा, लेटेस्ट एनर्जी को होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 द रिएक्शन दैट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखें, जो हमें चीज़ें दी गई होती हैं हमने उन्हीं में से डिटरमिन करना होता है कि कौन सा रिएक्शन किधर मूव करेगा। पीछे हमने जब डेल जी को फाइंड आउट करते रहे हैं तो हमने कहा ये लेस देन जीरो होगी, किस सूरत में जीरो होगी। अब हमने इसकी डिफरेंट जो कंडीशंस हैं वो लिखते रहे कि इसकी इक्वेशन के मुताबिक इसको किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे। फिर हमने बाद में जो इंट्रोपी के हवाले से इसकी एक्सप्लेनेशन की कि रैंडमनेस अगर इंक्रीज़ करेगी, यानी कोई चीज़ लिक्विड से गैसियस में जाएगी तो फिर उसकी रैंडमनेस इंक्रीज़ करेगी, और हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो यूनिवर्सल इंट्रोपी इंक्रीज़ कर रहा है और मे बी वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है हमने ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से इसकी जो है, चूँकि इंट्रोपी जब इंक्रीज़ करेगी, इंट्रोपी हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की पॉजिटिव होती है, तो जब पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स के रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन तभी ही फॉरवर्ड में जा सकता है जब उसकी इंट्रोपी पॉजिटिव होती है। तो चेक करने का तरीका यह है, देख लें कि इक्वेशन की दोनों साइड पे कौन ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रहा है, कौन ज़्यादा नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ दे रहा है। चूँकि अगर एक रिएक्शन हमें पहले 2 थे वो 3 बन गए हैं तो इसका मतलब रैंडमनेस इंक्रीज हुई है। पहले 1 था अभी 2 हो गए हैं, रिएक्टेंट 1 था प्रोडक्ट 2 हो गए हैं, तो इट मीन्स के जो हमारी रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हैं और प्रोडक्ट भी 2 हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रैंडमनेस इंक्रीज नहीं हुई, तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इसी तरीके से यहाँ पे 2 हैं रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं ये 3 हैं, तो यहाँ से ऑब्वियसली रैंडमनेस इंक्रीज हुई है और इसकी जो इंट्रोपी है ये पॉजिटिव है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे देख लें, 3 है यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ रिएक्टेंट 2 हैं, प्रोडक्ट 2 हैं, तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में यहाँ भी हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फिर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट को देखें कि लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती हैं आयोनिक साइज के साथ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चूँकि जब साइज बढ़ता है तो उसके अंदर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर देता है। अब साइज बढ़ेगा जो चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, जब चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो भी डिक्रीज करेगी, और लेटेस्ट एनर्जी तो होती ही कम्पैक्टनेस की है, तो लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। सेकंड है लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं बोर्न हाइपर साइकिल से, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी है, यहाँ से चेक किया कि मैक्सिमम जो हमारे पास इंथैल्पी चेंज आ रहा था वो लेटेस्ट एनर्जी की वजह से आ रहा था NaCl के स्ट्रक्चर में, और वो बोर्न हाइपर साइकिल से ही था। जो थर्ड है हमारे पास कि इफ द आयनाइन इज लार्जर कंपेयर टू कैटाइन द लेटेस्ट एनर्जी विल रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट विद अ पार्टिकुलर ग्रुप, तो ये भी करेक्ट है। एक ही ग्रुप के अंदर अगर एनाइन का साइज बढ़ रहा है और कैटाइन सेम रह रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे तमाम स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हेसेस लॉ इज बेस्ड ऑन। हेसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है, चूँकि उसके अंदर हम टोटल जो है वो इंथैल्पी चेंज को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमारा ए और जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 500 cm³ ऑफ 0.1 मोलर ICl मिक्सड विद 200 cm³ ऑफ 0.2 मोलर NaOH। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान रिएक्शन है, और इससे हमारे पास बनता है साल्ट प्लस वाटर। इस सूरत में हमने देखा था कि इंथैल्पी चेंज हमेशा जो है ये इक्वल होती है -57.4 किलो जूल पर मोल, सॉरी माइनस नहीं, ये पॉजिटिव होती है।
तो 57.4 किलो जॉल पर मोल जो है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होता है उससे इंथॉल्पी आती है। हम ज़रा यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि अगर 0.1 मोलर HCl है और ये HCl जो है ये रिएक्ट कर रहा है ये कितने वॉल्यूम के अंदर है 500 सेंटीमीटर क्यूब में, तो मोलैरिटी जो मोलैरिटी होती है ये होता है हमारे पास मोल्स ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो अगर हम मोल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में इनटू मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी रिलेशन को देखते हुए आप इसको मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम को लीटर में, तो वॉल्यूम लीटर में होगा तो 0.1 हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो राइट डाउन कर लें। इसी तरीके से दूसरे का निकालें तो दूसरे NaOH की सूरत में केस में हमारे पास जब वो रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्ट करेगा 0.2 मोलर मोलैरिटी है उसकी और 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें उसका भी ये आंसर आ जाएगा। दोनों के मोल्स के आंसर आ जाएंगे। अब दोनों के मोल्स को कंपैरिजन कर लें और कंपैरिजन करने के बाद आप देखें कि अब यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा, यानी 0.04 आ सकता है, 0.04। अब इतने मोल्स NaOH के जो हैं वो HCl जब NaOH से रिएक्ट करता है तो इतने मोल्स जो हैं वो NaOH के रिएक्ट करते हैं। एक मोल जब रिएक्ट करता है, एक मोल NaOH जब रिएक्ट करता है तो उससे हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो अब इवॉल्व होती है, वो 57.4 किलो जॉल पर मोल ये एनर्जी इवॉल्व होती है। जब इतने मोल रिएक्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.04 मल्टीप्लाई 57.4 किलो जॉल पर मोल और इसका निकाल लें आंसर, और ये आंसर आएगा आपका तकरीबन 2.292 किलो जॉल। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरीज में पर मोल में CC सिंगल बॉन्ड की कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली। जो CC सिंगल बॉन्ड है उसकी अप्रॉक्सीमेटली 88 से 150 किलो जॉल पर मोल में रेशो होती है बॉन्ड एनर्जी की। तो यहाँ पे फिर चूंकि इनके दरमियान में आप देखें कौन सी वैल्यू आ रही है, तो ऑलमोस्ट 100 जो है किलो जॉल पर मोल जो है वो इनके दरमियान में आ रही है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं फिर CC सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में A process take place at constant temperature and pressure is। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर याद रखिएगा किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, और अगर उसकी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है एंड P दोनों जो हैं ये कांस्टेंट है। अब ज़रा इंथॉल्पी को देखें तो इंथॉल्पी चेंज इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी माइनस P डेल वी प्लस P डेल वी। तो यहाँ पे प्रेशर चेंज तो ज़ीरो, वॉल्यूम चेंज ज़ीरो है, इसका अगर प्रेशर ज़ीरो है तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम के अंदर चेंज जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। बेसिकली ये जो डेल चेंज है ये आ रहा होता है बाहर और अंदर P भी होता है। तो इस तरीके से हम इन जेनेरिक टर्म कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म होगी ये भी ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास डेल H जो है ये डेल E के इक्वल आएगा, और डेल E चूँकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की वजह से ज़ीरो है तो डेल H भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हैं एक तो ये वाले इनके आंसर आएंगे, तो हमारे पास यहाँ से सी ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन। लेकिन चूंकि दोनों ज़ीरो हैं और फिर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इस ऑप्शन के अंदर एक और ऑप्शन है जो कि ए है, ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ बेसिकली जो ऑस्टेंसिबली है वो तो डेल H ज़ीरो होगा, लेकिन डेल जो हमारे पास सी ऑप्शन ज़ीरो होगा, लेकिन ए जो है वो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में द हीट मेजर्ड फॉर रिएक्शन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। अगर आप लोगों को याद हो तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो था वो ऑपरेट होता था कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम जो था चेंज ये कांस्टेंट होता था, इसके ऊपर जो है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर ऑपरेट होता था। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर जो इंटरनल जो हमारा पूरा जो सिस्टम था वो हमारे पास उसके अंदर इंटरनल एनर्जी इवॉल्व हो रही होती थी। अभी रिसेंटली जो रिसेंट MCQ डिस्कस किया उसमें भी हमने डिस्कस किया कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इट मीन्स कि टोटल जो एनर्जी होगी वो टोटल जो हीट होगी, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैं लिखूँ तो इंटरनल एनर्जी Q प्लस W, और Q प्लस W होता है P डेल V, और ये चूँकि कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो इंटरनल हीट होगी वो किसके इक्वल आ रही है,
टोटल हीट किसके इक्वल आ रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल आ रही है। तो हमारे पास फिर जो ऑप्शन होगा, इसको डेल ई से भी शो करते हैं इंटरनल एनर्जी को, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिर यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल जी फॉर आइस एट 8 डिग्री टेम्परेचर। ऑलमोस्ट 4 डिग्री टेम्परेचर पे आइस फॉर्मेशन होती है, और ये आइस जो फॉर्मेशन है, ये आइस 8 डिग्री के ऊपर मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो कोई भी चीज़ अगर सॉलिड फॉर्म में है और वहाँ से वो जो है वो मेल्ट होना शुरू होती है, यानी लिक्विड बनना शुरू होती है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाते हुए इंट्रोपी जो है वो चेंज होती है, और वो इंट्रोपी बढ़ती है, यानी वो इंट्रोपी पॉजिटिव होती है। ये हम पीछे कई एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी इन एन एसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे जो डेल ए है ये शो कर रहा है हेल्महोल्ट्ज कांस्टेंट को, और हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है गिब्स फ्री एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ ए। और किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है दिस शुड बी नेगेटिव, इसको लेस देन 0 होना चाहिए। और अगर पी डेल वी जो है ये वर्क डन के इक्वल होता है, हम इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं ए प्लस डब्ल्यू, और हमने ये कहा कि इसको शुड लेस देन भी 0, इसको 0 से कम होना चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को 0 से कम होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हमारी राइट जो है वो कंडीशन होगी, और इसको फाइंड आउट करें तो ये ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन सिस्टम और सराउंडिंग का जो इंट्रोपी चेंज है ये किसके इक्वल होती है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो टोटल इंट्रोपी होती है सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की, ये दोनों को सम अप करें तो आंसर आता है 0। उसकी वजह क्या है कि देखें, अगर कोई चीज़ गैस से लिक्विड में जा रही है और फिर अगेन वो लिक्विड से गैस में आ रही है, तो जितनी रैंडमनेस उसने यहाँ पे शो की थी उतनी ही रैंडमनेस से वो दोबारा कंपैक्टनेस की तरफ आई है वापस। तो टोटल इंट्रोपी फिर यूनिवर्स की इंक्रीज नहीं हुई बल्कि 0 रहेगी। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, a gas mixture consists of 2 moles of O2 and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes. The total energy of the system is। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी जो है ये इक्वल होती है, ये इसका रिलेशन है कि आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो O2 की हैं उसको हाफ करें और O2 का नंबर ऑफ मोल्स लें, मल्टीप्लाई करें RT, और अगर कोई और भी गैस इसमें है तो उसको इसमें एडअप कर दें। जैसे यहाँ पे आर्गोन है तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आर्गोन की डिवाइडेड बाय 2 और नंबर ऑफ मोल्स आर्गोन के, और इसको मल्टीप्लाई कर दें RT के साथ। तो ये जनरल रिलेशनशिप है जो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है डिस्कस करते हैं। जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे तो उसमें ये भी मालूम करेंगे कि ये जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं O2 की ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसी तरीके से आर्गोन की कितनी है। यहाँ पे मैं सीधा इनको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के केस में 5 होती हैं, इसको हाफ करें, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ऑक्सीजन के 2 और इनटू RT एडअप कर दें। जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं आर्गोन की वो 3 होती हैं, डिवाइड करें 2 से, नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 और साथ में RT। ये 2 से इन दोनों को कट कर दें तो 5 RT, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 RT, दोनों को एडअप करें तो हमारा आंसर आएगा 11 RT। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट ज़रा देखिएगा कि एक रिएक्शन गिवन है, उसमें डेल एच और डेल एस गिवन है, और कहा गया फाइंड आउट करें कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। जो हमारे पास डेल एच है ये इक्वल होता है डेल जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये बराबर होती है इंथैल्पी चेंज माइनस टी डेल एस, पढ़ते आ रहे हैं। और किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है शुड बी लेस देन 0। तो इसमें ज़रा पुट करें तो डेल एच माइनस टी डेल एस ये होनी चाहिए शुड बी लेस देन 0, चूँकि डेल जी के ये इक्वल है। और डेल एच को साइड पे लेके जाएं तो टी डेल एस, जब डेल एच को साइड पे ले जाएंगे तो ये वाली जो चेंज है ये हमने डिस्कस किया है प्रीवियस एमसीक्यू में भी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और यहाँ से फिर डेल एस को उस साइड पे डिवाइड कर दें तो टी इज़ ग्रेटर दैन डेल एच ओवर डेल एस। अब देखें कि कंडीशन वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर हमेशा इस क्वांटिटी को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उससे बड़ा होना चाहिए, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा।
तो अब ज़रा इस क्वांटिटी की कीमत निकालें कि क्या हो सकती है डेल एच ओवर डेल एस की वैल्यू। तो डेल एच की वैल्यू है 35.5 किलो जूल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं ताकि ये जूल पर मोल में आ जाए, जूल पर मोल में आ गई। अब नीचे जो है वो हमारे पास है एंट्रोपी और वो है 83.6 जूल पर केल्विन और पर मोल। तो अब इनको डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा आता है 425 केल्विन। अब इस 425 को इसकी वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दें तो T शुड बी ग्रेटर देन 425 केल्विन। तो इस टेम्परेचर से ऊपर जो है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। कहते हैं इनकरेक्ट मैच करें फॉलोइंग में से कौन सा है। हमारे पास एक जनरल रिलेशन है जो गिव्स फ्री एनर्जी एट गिवन टेम्परेचर, गिव्स फ्री एनर्जी एट ज़ीरो टेम्परेचर, और इसके साथ जो था हमारे पास वो वैल्यू थी RT log ऑफ K, यानी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंक्लूड करके हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आई हुई थी और वो इक्वेशन है ये। इक्विलिब्रियम के ऊपर हम चाह रहे हैं कि इनमें से कोई एक जो सेट ऑफ कंडीशंस है वो फॉर्मेट करें। एट इक्विलिब्रियम जो डेल जी है ये होती है ज़ीरो के इक्वल, तो ये ज़ीरो हो गई, और डेल जी नॉट माइनस ये प्लस RT log ऑफ K। अब ऐसा करें कि RT log ऑफ K को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस RT log ऑफ K। अगर हम ये कहें कि जो ये 0 डिग्री पे गिब्स फ्री एनर्जी है ये लेस देन ज़ीरो है, तो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होगा ना। अगर ये लेस देन ज़ीरो है यानी डेल जी नॉट जो है ये लेस देन ज़ीरो है, और अगर ये लेस देन तो ये पूरी क्वांटिटी भी लेस देन ज़ीरो हो जाएगी फिर, तो माइनस RT log ऑफ K जो है ये भी लेस देन ज़ीरो हो जाएगी। तो माइनस RT को उस दूसरी साइड पे ले जाएं, तो जब माइनस RT को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो log ऑफ K, चूँकि माइनस जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और उधर जाके ये ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही रहेगा। अब log ऑफ K दोनों साइड पे एंटी लॉग लें तो K जो हमारे पास है ये शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है जिसमें K भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और डेल जी नॉट लेस देन ज़ीरो है और डेल जी ज़ीरो है। तो अब देख लें इनमें से कौन सी मैच करती है। डेल जी नॉट लेस देन ज़ीरो ठीक है, K लेस देन ज़ीरो तो ये मैच नहीं कर रही चूँकि K हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। K इज़ इक्वल टू 1 ये भी मैच नहीं कर रही। डेल जी नॉट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ये भी मैच नहीं कर रही, और डेल जी नॉट लेस देन ज़ीरो, K इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड। वीडियो की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए हम मैक्सिमम 20 MCQs ही डिस्कस कर पा रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी इतना ही किए हैं। इसके रिलेटेड अगर किसी MCQs के बारे में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और अगर आप फर्दर आपका कोई केमिस्ट्री का पोर्शन वीक है, जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका थर्मोडायनामिक्स में अगर कोई पोर्शन भी वीक है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उसी पॉइंट के ऊपर या उसी पोर्शन के ऊपर कोई और वीडियो डिज़ाइन कर सकूँ। न्यूमेरिकल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि थ्योरेटिकल पोर्शन आप तमाम लोग पढ़ते रहते हैं, जो इशू आता है वो न्यूमेरिकल पोर्शंस में आता है, और इस तरीके से अगर हम इफेक्टिव तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स को साथ लेके तो हमारी अच्छे तरीके से एक तैयारी हो सकती है और एग्जाम में हम फिजिकल को अटेम्प्ट करते हुए किसी भी मुश्किल का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली जो लेक्चरर का टेस्ट था वो एक्सटेंड हो गया है और अब हमारे पास टाइम है कि हम अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर सकें। तमाम वीडियोज़ को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें और एक अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को जो है वो फ्रेम उसका डिज़ाइन कर सकें और अपने एग्ज़ाम में कामयाब हो सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।